इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आदिकाल से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और उसका ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रैक्टिस सेट में कई पार्ट में उस चीज़ को डिवाइड करके करवाया है। आप उनको पहले देखिए फिर इसको लगाइए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है 101वां नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्त काव्य है। और यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो अभी ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ पढ़ते वक्त वो कितने प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रबंध है, महाकाव्य है, मुक्तक है। ज़्यादातर हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों पे जाता नहीं है, लेकिन बारीकियों की कितनी ज़रूरत है वो इन क्वेश्चन को लगाने से पता चलता है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान ने लिखा था और अब्दुल रहमान के द्वारा रचित ये खंड काव्य है। ये काव्य कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत है, कवि कालिदास द्वारा रचित जो है, अगर देखें मेघदूत, तो मेघदूत की रचना किसके द्वारा की गई है? कालिदास के द्वारा की गई है। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के तत्वों का सम्मिश्रण हो जाए। इसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह कथा, विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसकी वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे देखिए 12 है। अलवार संतों की संख्या अगर देखें तो अलवार संतों की संख्या जो है 12 मानी गई है। अलवार जो थे तमिल कवि एवं संत थे। इनके काल के बारे में कहें तो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह जो है दिव्य प्रबंधम कहलाता है। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो में अगर आप देखेंगे तो 68 छंद है, 69 सर्ग है। कैमासवध भी उसी में आता है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। बाकी बिसल देव रासो की रचना नरपति नाल, कुमार रासो के दलपति विजय, परमाल रासो, जगनिक। अभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र का कौन सा ग्रंथ है? तो अभ्रंश में हमने पौमचरियु के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया था, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। पौमचरियु के रचनाकार जो हैं कवि स्वयंभू हैं, जिसमें उन्होंने राम जी का वर्णन किया है। और इनकी अन्य रचनाओं में रिठिणमी चरियु तथा स्वयंभू छंद भी है। तो इनके अलावा पौमचरियु तो लिखा ही गया है। पौमचरियु के अलावा रिठिणमी चरियु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहते हैं। किसको? स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचरियु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो ये भी ध्यान रखना है, स्वयंभू के पौमचरियु जो रचना है उस रचना को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के पुष्पदंत है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वो डिंगल, अभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अभ्रंश एवं ब्रज भाषा के रूप को पिंगल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो जो विशल देव रासो अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। विशल देव से संबंधित और भी क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि विशल देव ही वो रचना है जिसमें जो है आप देखते हैं राजमती के बारे में वर्णन है। तो इसके बारे में कि ये 1155 में रचित ग्रंथ है और ये अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जा सकती है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? तो विशल देव रासो में मिलता है। पंडिल सहल सत्य बखाड़े देही बुद्धि बसन न जाढ़े, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो पंडिल सहल सत्य बखाड़े के बारे में बात करें तो पंडिल सहल सत्य बखाड़े देही बुद्धि बसन न जाढ़े, ये काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि एवं हिंदी के पहले कवि सराहपात की है। आला उदल नामक 20 सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन हमें किसमें देखने को मिलता है? तो परमाल रासो में। रचना क्या है? परमाल रासो। आला उदल नामक 20 सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आल्हा खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। तो कई रचनाएं हैं। एक तो पहले ये हो गया कि आल्हा उदल नामक 20 सरदारों की जो वीरतापूर्ण लड़ाई है, वो आल्हा उदल नामक 20 सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किसमें है? तो वो वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। अब जो परमाल रासो है वो परमाल रासो उसको आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इसका नाम आल्हा खंड भी है। इस छंद को हम वीर छंद भी कहते हैं। ये 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आल्हा खंड को सबसे पहले 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश
चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड वर्षा ऋतु में यूपी के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया भी जाता है। तो एक तरीके से आल्हा उदल जो कि परमाल रासों के द्वारा वीर छंद भी कहलाता है, आल्हा खंड भी कहलाता है, वो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। और ये 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित कराया और उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया भी जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी के पहले कवि के रूप में किसे माना है? तो उनके द्वारा जो है आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है, जिसमें उन्होंने पहला कवि स्वयंभू को माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सरापा को सांकृत्याय ने माना है। सरापा को ही सर्पमान्य रूप से भी माना जाता है और सांकृत्याय ने भी माना है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता के रूप में किसे मानते हैं? तो नाथ साहित्य की अगर आरंभकर्ता की बात करें तो मच्छिंद्र नाथ को मानते हैं। यहाँ पे देखिए, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मच्छिंद्र नाथ को मानते हैं और उनके शिष्य गोरखनाथ। तो कहीं पे गोरखनाथ का आता है नाम, कहीं मसेंद्र नाथ का। वैसे मसेंद्र नाथ मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ है और गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की साधना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव है। तो नाथ पंथ वाले शिव को अपना आराध्य मानते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मसेंद्र नाथ माने जाते हैं। दो चीजें, नाथ साहित्य का जो आरंभकर्ता यानी शुरू करने वाला, तो आरंभकर्ता मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ को, यानी वो आरंभ करने वाले हैं, लेकिन प्रवर्तक कौन है? मच्छिंद्र नाथ है। हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया। यह आदिकालीन रचना और इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। कुमरन रासो एवं विशल देव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता दलपति विजय एवं नरपति नाल क्रमशः दिए गए हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन शुक्ल का है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन ये है। साहित्य समाज का दर्पण है और कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। गोरी सुबह सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसकी है? तो ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो ने जब उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का मृत्यु हो गया था, तभी उनके मुंह से ये निकला था कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। वैसे तो हम लोग अमीर खुसरो को खड़ी बोली की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि भी माना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो अमीर खुसरो ने की है ना। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन, और ये अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। प्रमुख आदिकालीन कवि भी हैं। गुरु का नाम इनके पूछ लेता है कभी कभी, तो पंडित हरिमिश्र है। तो विद्यापति के गुरु हैं पंडित हरिमिश्र। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, पताका, शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली तो बैतली भाषा में इन्होंने रचा है। और बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि भी कहा है। कौन सिद्धों तथा नातों की सूची में उभयनिष्ठ है? सराहपात को अगर देखें तो सिद्ध तथा नातों की सूची में उभयनिष्ठ है। सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र भी कहा जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने अगर कौन है, तो पूरे सिद्धों में सबसे मतलब कॉमन होता है। उभयनिष्ठ मीन्स कि दोनों में कॉमन कौन है? तो सरापाद ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम सरोज, वज्र, राहुल, भद्र और नामों से भी जानते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने यही हैं, सरापाद ही। 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना, देखिए ये पहले भी क्वेश्चन आया था ना। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध परमाल रासो, लेखक जगनिक। आल्हा उदल के बारे में बात की गई वीरता का, और सबसे पहले ये 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। तो वही क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? किस राजा के? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? तो देखिए बहुत ही डायरेक्ट कह देने वाले हैं विद्यापति, क्योंकि ज़्यादातर श्रृंगारिक पदों की रचना की है। तो शुक्ल जी को यही लगा कि ये आध्यात्म का चश्मा क्यों चढ़ा के कह रहे हैं।
तो उन्होंने सीधे ही आरोप लगा दिया था और जयदेव जो गीत गोविंद रचना किया गया था उसको भी वही चीज़ बताए थे। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। मतलब पहले जैसे गाथा या गाहा कहा जाए तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? दोहा या दुहा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का एहसास होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कह दो तो ये अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है, तो दोहा या दुहा होगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखना है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर, अच्छा पृथ्वीराज जो विजय है इस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले कौन है? अब इसमें मुंशी, बुलर, श्यामल, हीराचंद। तो हमने कहा था अप्रामाणिक में अगर हाँ में हाँ शुक्ल मिला रहे हैं तो श्याम भी मिला रहे हैं। तो पृथ्वीराज विजय के आधार पे किसने कहा कि नहीं नहीं ये सही नहीं है रचना? तो जो पृथ्वीराज विजय लिखा गया था उसके आधार पे पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले डॉक्टर बुलर हैं। वो पृथ्वीराज विजय के आधार पे इसको अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं डॉक्टर बुलर। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? तो जयानक ने। से सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? राहुल बेल। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राहुल बेल है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन अगर पहली बार कहीं पे देखने को परंपरा शुरू मिलता है तो राहुल बेल में। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, हिंदी के भी 7 बोलियों के शब्द, जिनमें राजस्थानी आपको प्रधानतः देखने को मिलतेगी। और आप देखिए ना ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया भी क्वेश्चन है। पहली बात तो राहुल वेल जो है गद्य पद्य मिश्रित है, नक्सिक वर्णन भी देखने को मिलता है, उसका प्रारंभ शुरू हो गया, श्रृंगार परंपरा का आरंभ हुआ। फिर इस रचना में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रमुखता है। राहुल बेल एक शिलांकृत कृति है, इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वड़ रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरेश्वर ठाकुर की पहली गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है, यानी जो वड़ रत्नाकर मैथिली हिंदी में है उसको लिखा किसने? वड़ रत्नाकर को ज्योतिश्वर ठाकुर। और इसको एक तरीके से विश्वकोशात्मक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे, गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा। उन्होंने 12वीं सदी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो इंदु ने किया। यहाँ पे बिसल देव रासु, खालिक बारी, भारतेश्वर, बाहुबली राज, दोहा कोश, इन सबको मिलाना है। किसके रचनाकार कौन है? देखिए विसल देव नरपति नाल, खालिक बारी अमीर खुसरो, भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी, दोहा कोश सरापात कीर्तिलता विद्यापति। यहाँ पे आपको जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। पहला तो गलत है, कहते हैं परिवर्तन होता है तो गलत ही है। दी गई स्थापना गलत, तर्क सही है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये शुक्ल जी ने कहा है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगी के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्रमा। तो कभी हठ में आए हा, ठा, हा का मतलब होता है सूर्य और ठा का मतलब चंद्रमा। इन दोनों के ही योग से, सूर्य और चंद्रमा के योग से गोरखनाथ का नाथपंथ आरंभ करता। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनिराम सिंह थे। आदिकालीन कवि है मुनिराम सिंह। मुनिराम सिंह ने साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि, मतलब इनको सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि थे। एक क्वेश्चन ये भी है। पहला तो ये हो गया कि पाहुड़ दोहा किसने लिखा? तो मुनिराम सिंह ने। फिर मुनिराम सिंह ने साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि का भी एक रूप लिया हुआ है। और डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव 1057 के आसपास मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये किसने कहा था? तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये कथन आदिकालीन लेखक खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वास्तविक नाम अबुल हसन था।
देसिल बैनस सब्जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन किस रचना में देखने को मिलता है? तो ये विद्यापति जो है उन्होंने देसिल बैनस सब्जन मिठा, इस मिठास का ये वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। और ये तिरहुत के राजा, यहाँ पे देखना है कि ये विद्यापति जो हैं ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। और बाकी प्रमुख रचनाएं तो पहले भी बताए हैं। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सुभाषित संग्रह। ये मुझे काफ़ी अलग क्वेश्चन लगा यहाँ पे कि ये जो सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं और ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं विद्यापति आदि कवि। विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना के कारण मैथिल कोकिल। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित भी किया है जो निम्नवत है। अब विद्यापति को देखिए कई नामों से कैसे विभूषित किया है। उन्हीं को अभिनव जयदेव भी कहते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार। तो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन। जयदेव, शेखर, कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यानी विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक तो अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के द्वारा कहा गया है कि विक्रम की 7वीं से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, 7 से लेकर 11वीं तक, और फिर वो पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाष हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। प्राकृत भाष हिंदी को पुरानी हिंदी। और गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 69। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। लेखक चंद बरदाई हैं और डॉक्टर बुलर ने कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में इसको अप्रमाणिक भी घोषित किया था। बाकी जो पृथ्वीराज रासो को वो चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो यहाँ पे चित्रावली जो है वो नहीं है। चित्रावली अपभ्रंश की नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि ने लिखा था। ये सूफी कवि हैं। 1613 में इन्होंने अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में रचा था। पौमचर्य स्वयंभू के द्वारा लिखा गया। पाहुड़ दोहा राम सिंह ने लिखा। भविष्यत का धनपाल ने लिखा। और ये जितने भी ये काव्य वो अपभ्रंश भाषा में है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। यहाँ समझना है, विशुद्ध जो चरितावली है जीवन चरित्र, इसके लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। ये सुदर्शन एवं बैसुब कारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो हिंदी में विद्यापति को, आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से, तो विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह कीर्ति सिंह के दरबारी कवि, शैव संप्रदाय से बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा और हर्ष प्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक भी कहा। सूर्यकांत निराला ने पदावली की श्रृंगारिक मदों की पादकता की लहर भी कही। हजारी प्रसाद ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक बोला। विद्यापति को अन्य उपाधियों में अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, केलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। और कीर्ति लता के रचनाकार विद्यापति है। रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। और विद्यापति जो है वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाओं में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ये सभी हैं। अपनी पहली और मुकरियों के लिए जाने जाते थे तो अमीर खुसरो हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित क्या रहा है? तो वही राष्ट्रीय चेतना। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लगभग वही क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, अगर क्रमशः देखें तो वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड है।